निर्मला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010। ये रिट पिटिशन फाइल की गई है ताकि सेक्शन 50 दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 को रद्द किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14, 16 और 19 का। ये भी बोला गया है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद ये सेक्शन 50 अपने आप रिपील माना जाना चाहिए। पिटिशनर ये भी सीख कर रहे हैं कि एक डायरेक्शन दी जाए रिस्पोंडेंट्स को ताकि एग्रीकल्चरल लैंड है जो डिस्प्यूटेड वो म्यूटेट की जा सके। पिटिशनर नंबर 1 विडो हैं और उनकी 2 डॉटर्स हैं पिटिशनर नंबर 2 और 3 लेट श्री इंदर सिंह से, जो कि ओनर हैं डिस्प्यूटेड लैंड के और वो डिसीज भी हो जाते हैं इंटर स्टेट 2006 में। पिटिशनर नंबर 1 निर्मला से शादी करने से पहले लेट श्री इंदर सिंह ने शादी की थी निर्मला से, जिनका नाम निहाली देवी काउंटर एफिडेविट में शो किया गया है। इनसे इनके 2 सन्स हैं और एक डॉटर है। इन्होंने पिटिशनर नंबर 1 से 1997 में शादी की थी आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ इन 1995। रिस्पोंडेंट नंबर 3, 4, 5 सारे चिल्ड्रन हैं लेट श्री इंदर सिंह और उनकी फर्स्ट वाइफ के। लेट श्री इंदर सिंह के पास भूमिदार राइट्स हैं एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर और उनकी टोटल एग्रीकल्चरल लैंड मेजर होती है 41 बीघास 14 बिवास। लेट श्री इंदर सिंह की डेथ के बाद पिटिशनर नंबर 1 एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि जो डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चरल लैंड है वो म्यूटेट की जाए पिटिशनर्स के फेवर में, लेकिन तहसीलदार इसको मना कर देता है सेक्शन 50 दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत। तहसीलदार के इस डिसीजन के बाद पिटिशनर नंबर 1 एक मीटिंग बुलाते हैं पंचायत की, जिसमें यूनानिमसली ये डिसाइड होता है कि पिटिशनर्स को 1/3 प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चरल लैंड की। लेकिन इस डिसीजन के बाद रिस्पोंडेंट नंबर 3 to 5 कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं और पिटिशनर्स को अपनी फील्ड पे काम नहीं करने देते। तब पिटिशनर नंबर 1 अप्रोच करती हैं एसडीएम और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द एरिया, लेकिन उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाती और कोर्ट में प्रेजेंट पिटिशन फाइल की जाती है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 1954 में डीएलआर एक्ट फोर्स में आता है। इस एक्ट के प्रियम्बल के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस लाई गई हैं जमींदारी सिस्टम में ताकि एक यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ पेजेंट्स प्रोप्राइटर्स क्रिएट हो सके जिसमें कोई इंटरमीडियरीज ना हो। इस एक्ट से यूनिफिकेशन की जाएगी पंजाब और आगरा के टेनेंसी सिस्टम में, टेनेंसी लॉज में, जो कि फोर्स में है स्टेट ऑफ दिल्ली में, और कुछ और भी प्रोविजंस इसी रिलेशन में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 50 के हिसाब से ये बताया गया है कि सिर्फ मेल मेंबर्स जो है फैमिली के, उनको प्राइमरी राइट ऑफ सक्सेशन मिलेगा एग्रीकल्चरल लैंड में। ये सेक्शन फीमेल मेंबर्स को एक्सक्लूड करती है और फीमेल मेंबर्स सक्सीड नहीं कर सकती लैंड होल्डिंग्स को अगर मेल लीनियल डिसेंडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप पॉज करके सेक्शन 50 रीड कर सकते हैं। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 50 के हिसाब से अगर एक मेल भूमिदार या असामी डिसीज हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले मेल लीनियल डिसेंडेंट पे जाएगी, चाहे वो लाइन ऑफ डिसेंड कितने भी नीचे चली जाए, वो एक्सक्लूड करेगा फीमेल डिसेंडेंट्स को। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में इनैक्ट हुआ था और इसके एक्ट के प्रियम्बल के हिसाब से ये एम्फसाइज करता है कि एक्ट अमेंड और कोडिफाई कर रहा है वो लॉ जो इंटरस्टेट सक्सेशन में काम आएगा अमंग हिंदूज। इस एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के हिसाब से सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट को प्रोटेक्शन मिली है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा ऐसे लॉ को जो कि प्रिवेंट कर रहा है एग्रीकल्चरल लैंड की फ्रैगमेंटेशन को। 1964 में जब कॉन्स्टिट्यूशन की 17th अमेंडमेंट एक्ट आया था तब डीएलआर एक्ट को प्लेस किया गया 9th शेड्यूल के अंडर और आर्टिकल 31B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि 9th शेड्यूल के अंडर जो भी सब्जेक्ट मैटर प्लेस किया गया है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि वो इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के।
अब 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट की अमेंडमेंट की जाती है, जिसके हिसाब से अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ओमिट हो चुका है। सवाल ये है कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के ओमिट होने की वजह से क्या अब सेक्शन 50 डीएलआर एक्ट भी रिपील माना जाएगा या नहीं, और क्या अब पिटिशनर जो फीमेल है उसके पास राइट टू सक्सीड है डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चरल लैंड का या नहीं। पिटिशनर्स का मेन कंटेंशन ये है कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के ओमिट होने की वजह से अब सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट भी एक्लिप्स हो चुका है। अब हिंदूज के रिगार्ड में जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड, उसकी सक्सेशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि अमेंड किया गया है वो एप्लीकेबल होगा। और ये भी कंटेंट किया जाता है कि सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अब सब्स्टिट्यूट हो गया है, जिसके हिसाब से पिटिशनर्स जो कि फीमेल हैं वो भी को पार्टनर बन गई हैं डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चरल लैंड में उन सन्स के साथ जो लेट श्री इंदर सिंह के हैं। अब पिटिशनर्स के पास भी सेम राइट एक्वायर हो चुके हैं और उनको इक्वल राइट्स हैं रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 5 के जैसे। प्लेंटिफ ने रिले किया राम मेहर वर्सेस दक्खन पर, जिसमें ये देखा गया कि पार्टीज पे दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अप्लाई होगा या हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा जब रूल ऑफ सक्सेशन लगाया जाएगा। अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही सक्सीड करेंगे लेट फादर की प्रॉपर्टी में एज को एयर्स एंड दे आर इंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर। अगर दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन होगी सक्सेशन की, तब प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 अप्लाई होंगे, जिसके हिसाब से अनमैरिड डॉटर तब सक्सीड करेगी जब कोई भी सुपीरियर एयर मौजूद नहीं है। मैरिड डॉटर्स कभी भी सक्सीड नहीं करेंगी और डिफेंडेंट इस केस में मैरिड डॉटर ही थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी सक्सीड नहीं कर पाती अपनी फादर की। दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पहले का एक्ट है, इसलिए ये सवाल कि वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ओवर रूल हुआ है ये डिपेंड करेगा कि क्या सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट उसे रिपील करता है या नहीं। कंक्लूजन में यही माना गया कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि एग्रीकल्चरल लैंड की फ्रैगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये होल्ड किया जाना चाहिए कि ये लॉ सेव किया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। इसका ये मतलब है कि रूल ऑफ सक्सेशन जो गवर्न कर रहे हैं भूमिदार्स को, वो सेक्शन 50 ऑफ दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा गवर्न होंगे, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। मुकेश वर्सेस भरत सिंह में ये ऑब्जर्व किया गया था कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से रूल ऑफ सक्सेशन ये बोल रहा है कि सक्सेशन सब्जेक्टेड होगा ऐसे लॉ जो कि टाइम बीइंग के लिए एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स के बारे में बताता है। ऐसे में अगर कोई लोकल लॉ एग्रीकल्चरल होल्डिंग के बारे में बता रहा है तो उसके ही प्रोविजंस एग्रीकल्चरल होल्डिंग पे अप्लाई होंगे जब डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी। लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद अब ये माना जाएगा कि हिंदू सक्सेशन ही लगेगा ऐसी एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पे। वो इसलिए क्योंकि अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ओमिट हो चुका है इस अमेंडमेंट ऑफ 2005 के बाद। प्राइमा फेसी जब भी अमेंडमेंट एक्ट्स देखे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सक्सेशन जो पहले हो चुके हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 2005 से उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अमेंडमेंट के बाद ये पता चलता है कि सेक्शन 6 के अंडर जो प्रॉपर्टी है मिताक्षरा लॉ गवर्न करती है जिस फैमिली को, वो डिवॉल्व होगी या तो टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन के हिसाब से, ना कि सर्वाइवरशिप के हिसाब से। और अब डॉटर भी को पार्टनर है और वो इक्वल शेयर पाएगी जैसे कि सन को मिलता रहा है। कोर्ट ने देखा कि रिस्पोंडेंट्स ने ये कंटेंशन लिया कि श्री हर नारायणी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये होल्ड किया गया था
कि डीएलआर एक्ट को प्लेस किया गया है 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके हिसाब से उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 31B के अंडर। इसलिए ये कहना कि सेक्शन 50 डीएलआर एक्ट का वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को गलत होगा। रिस्पोंडेंट्स ने आगे ये सबमिट किया कि डीएलआर एक्ट एक स्पेशल इनैक्टमेंट है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड की फ्रैगमेंटेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अब क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही एक अमेंडमेंट देखी जा रही है जिससे सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ओमिट हो चुका है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि थ्रू इम्प्लीकेशन सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट भी रिपील हो चुका है। उसका रीजन ये है कि सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट इम्यून है और ये इम्यूनिटी आर्टिकल 31B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसके हिसाब से सेक्शन 50 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया है और इसीलिए इम्यून भी है। एक और ये कंटेंशन भी लिया जाता है रिस्पोंडेंट्स द्वारा कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है सक्सेशन का सब्जेक्ट मैटर। एंट्री 6 में इंक्लूडेड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरी तरफ लिस्ट 2 में जो कि स्टेट लिस्ट है, एंट्री 18 अलाउ करता है लैंड इंक्लूडिंग एवरी फॉर्म ऑफ लैंड वेदर एग्रीकल्चरल और नॉट। रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि इन सब से ये पता चलता है कि लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन थी कि वो सिर्फ स्टेट को अलाउ करे ऐसे एक्ट्स बनाने में जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड हैं। फाइनली रिस्पोंडेंट्स ये भी कंटेंट करते हैं कि जो डिसीजन है राम मेहर का, उसके हिसाब से डीएलआर एक्ट एक स्पेशल इनैक्टमेंट है जो एग्रीकल्चरल लैंड और उसके संदर्भ में बनाए गए रूल्स ऑफ सक्सेशन सेट आउट कर रहा है सेक्शन 50 में। ये रूल ऑफ सक्सेशन टेनेंसी राइट्स के साथ भी डील करता है, इसलिए ये प्रोविजन रिपील नहीं होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट द्वारा। अब प्रेजेंट केस में कोर्ट ये कह रहा है कि सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट का कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट है या नहीं। क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ या कोई कस्टम या यूसेज जो फोर्स में था कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले, वो अब सीज हो जाएगा। मतलब हिंदू लॉ इंक्लूडिंग कस्टम और यूसेज हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद रिपील माने जाएंगे। क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ये बोल रहा है कि कोई भी लॉ एंड फोर्स जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले मौजूद था वो भी अब अप्लाई नहीं होगा हिंदूज पे, जहां तक कि वो इनकंसिस्टेंट है प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के। इसका एक एग्जाम्पल है डीएलआर एक्ट। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट सीज हो जाएगा ऑपरेट करना और अप्लाई नहीं करेगा हिंदूज पे, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट के। राम मेहर में कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि जो प्रोविजंस हैं डीएलआर एक्ट के वो इनकंसिस्टेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट के। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 को ना भी देखें तब भी हिंदू सक्सेशन एक्ट रिपील करता है सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन हिंदूज पर नहीं होगी, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ही सेक्शन 50 को बचा रहा था। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 की वजह से सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ओमिट हो चुका है और सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट को जो प्रोटेक्शन मिल रही थी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 के हिसाब से वो भी रिमूव हो चुकी है। आगे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि श्रीमती हर नारायणी देवी में ये कंक्लूड किया गया कि सेक्शन 50 क्लॉज ए ऑफ डीएलआर एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 31B के अंडर,
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चैलेंज था आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट करने के ग्राउंड्स पे, जबकि प्रेजेंट केस में जो चैलेंज है वो बेस्ड है स्टैट्यूट की अमेंडमेंट पर। ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने की है और पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी पे कोई चैलेंज नहीं है। आर्टिकल 31B के अंडर जो इम्यूनिटी है वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मानी गई और माना गया कि पार्लियामेंट के पास कॉम्पिटेंसी है कि वो किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट ला सके। इन कंक्लूजन कोर्ट ने ये माना और होल्ड किया कि जो प्रोविजंस है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट ऑफ 2005 के बाद उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 50 ऑफ DLR एक्ट पे। प्रेजेंट केस में रूल ऑफ सक्सेशन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं वो अप्लाई होंगे, ना कि DLR एक्ट के अंडर। पिटिशनर इसलिए सक्सीड करते हैं डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर इन टर्म्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट।